तो आज हमारा बार मैग्नेट के लिए अगला लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज बताई, दूसरे में उसका रीजन बताया, तीसरे में बार मैग्नेट ने कहाँ क्या फील्ड फैलाया वो बताया, और अब मैं फोर्थ लेक्चर पे आ रहा हूँ जिसमें बार मैग्नेट को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया जाए, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा ये हमें सीखना है। देखिए, अगर मैं इस तरह से दिखाता हूं तो इट रिप्रेजेंट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इक्वल लेंथ की लाइन, इक्वल स्पेसिंग के साथ, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि बी यूनिफॉर्म है। सबसे पहली बात, अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड में कोई एक बार मैग्नेट रख रहे हैं, ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है। आप यूनिफॉर्म फील्ड में एक बार मैग्नेट रख रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल इज इक्वलेंट टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ये मैग्नेटिक चार्ज हम बोल देते हैं, एंड साउथ पोल इज इक्वलेंट टू नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। तो हमने कभी पढ़ा था कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पर फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में। इसका मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो आगे लगेगा F1। नेगेटिव चार्ज पे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा F2। इन दोनों की स्ट्रेंथ सेम होगी फोर्स की। जो फोर्स होता था दैट वाज Q इंटू ई, वहां यहाँ QM पोल स्ट्रेंथ इंटू बी, तो F1 इज इक्वल टू F2 दैट विल बी इक्वल टू QM इंटू बी, वेयर QM इज द मैग्नेटिक चार्ज और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द पोल्स एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से नेट फोर्स आपका हो गया जीरो। ये एक पहला रिजल्ट हमें मिलता है कि एक यूनिफॉर्म फील्ड में अगर आप किसी भी बार मैग्नेट को रखोगे तो उस पे नेट फोर्स जीरो होगा। यूनिफॉर्म फील्ड में आप किसी भी बार मैग्नेट को रखेंगे तो उस पे फोर्स जीरो होगा। एक और बात यहां से समझ में ये आ रही कि नॉर्थ पोल पे फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में और साउथ पोल पे फोर्स लगता है फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। पहला रिजल्ट आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये दोनों फोर्स मिलकर इसको यूं घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों फोर्स मिलकर इसको यूं घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। इट मींस जो टॉर्क है, टॉर्क, इस डायग्राम में टॉर्क नेट इज नॉन जीरो। टॉर्क जीरो नहीं है, चाहे फोर्स जीरो हो लेकिन टॉर्क जीरो नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या देखा, देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है S से M की तरफ, जिसको हम M से रिप्रेजेंट कर रहे थे, M वेक्टर, और फील्ड वेक्टर है आगे की तरफ। मान लो इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क इसका सिंबल होता है टॉ, सिंबल इसका होता है टो, ताऊ मत बोलना भाई, टो, इस तरह से हम बोल देते हैं सिंबल। तो टॉर्क का मतलब होता है रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स। अब ये फोर्स यूं घुमा पा रहा है, ये जो घुमाव है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, आप खुद देख सकते हैं, घड़ी की सुइयां चलती है तो क्लॉकवाइज है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को अगर एक एरो देना हो तो इनवर्ड होता है, एंटी क्लॉकवाइज को बोलना हो तो आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा वो होता है M इंटू बी इंटू साइन थीटा। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे फोर्स होता था जीरो, लेकिन टॉर्क होता था PE साइन थीटा, यहां हो जाएगा MB साइन थीटा, वेयर M इज द डाइपोल मोमेंट। M जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसका, B मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा P M और B के बीच का एंगल है। एंड डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं जिसे हम कैप से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो फिलहाल ये डायरेक्शन आ रही है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को आप इनवर्ड भी बोल सकते हो, मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। डायरेक्शन के बारे में आप एक बात याद रखना कि हमेशा ये डायरेक्शन इस तरह रहती है कि वो M को B की तरफ लाने की कोशिश करेगी थ्रू स्मॉलर एंगल। यूं होता नीचे होता है M तो इधर जाता है, यूं है तो इधर आएगा। ये आपका होता है टॉर्क और ये मैंने बताया फोर्स। अच्छा, अब इसमें देखो, टॉर्क और फोर्स होने के बाद एक तीसरी चीज और मैं यहां डिफाइन कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। फिर इन तीनों का यूज देखेंगे। बार मैग्नेट को एक्सटर्नल फील्ड में रखा है, ये डाइपोल का मतलब है बार मैग्नेट। शॉर्ट बार मैग्नेट की ही आप पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। कैसे लिखी जाएगी देखिए, अगेन वही चीज है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये बार मैग्नेट यूं रखा हुआ है, यूं, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो इस डायरेक्शन में इसका M वेक्टर हो गया, PM वेक्टर भी बोल सकते हो, स्मॉल MB कैपिटल MB सारे सिंबल चलते हैं, और इनके बीच का एंगल है थीटा।
तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं तो पहले तो बताएंगे जीरो लेवल। जीरो लेवल होता है कि अगर थीटा 90 डिग्री है, अगर बिल्कुल ये परपेंडिकुलर है, तो आप यू लेंगे जीरो। यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी। और किसी थीटा एंगल पे जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज माइनस पी डॉट ई, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था, यहां वो बन जाएगा माइनस एम डॉट बी। देखो मैंने आपको डाइपोल पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सेम वही चीज दोबारा से यहां आ रही है मैग्नेटोस्टैटिक्स में। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल पढ़ा था, सेम वही चीज यहां दोबारा आ रही है मैग्नेटोस्टैटिक्स में। और जीरो लेवल भी वही है 90 डिग्री पे। और यहां एक चीज और समझ में आती है, अगर थीटा 0 से और 90 डिग्री के बीच में होगा तो कोस थीटा पॉजिटिव होगा, एंड कोस थीटा पॉजिटिव होने का मतलब है, ये फॉर्मूला कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। भाई ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट का मतलब होता है कोस थीटा माइनस एम इंटू बी इंटू कोस ऑफ थीटा बिटवीन बोथ एंगल। अगर थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, 90 तो जीरो लेवल था, और 180 डिग्री तक कुछ भी है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, तो वहां कोस थीटा नेगेटिव होता है। और इस फॉर्मूले में कोस थीटा नेगेटिव करोगे तो यू आपका हो जाएगा पॉजिटिव। तो मैंने आपको तीन चीजें बता दी, फोर्स, टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो तीन बड़े इंपॉर्टेंट सिचुएशंस होते हैं बार मैग्नेट के, जिन्हें हम बोल दिया करते हैं। मैं तीन केस ले रहा हूं। एक जब थीटा 0 डिग्री है, थीटा किस किस के बीच का एंगल है, मैग्नेटिक मोमेंट और एक्सटर्नल फील्ड के बीच का। एक जब थीटा 90 डिग्री है, और एक जब थीटा 180 डिग्री है। एक बार थीटा 0 डिग्री है, एक बार थीटा 90 डिग्री है, और एक बार 180 डिग्री है। तीनों में आप देखिए क्या क्या खासियत है। ये आपने बी लगा रखा है इधर, ये बी इधर है। थीटा 0 डिग्री मतलब एम बी इसी डायरेक्शन में, एम इसी डायरेक्शन में होने का मतलब है कि बार मैग्नेट का ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल। यहां पे बार मैग्नेट ऐसे रखा है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये एम वेक्टर। एंड यहां पे बार मैग्नेट ऐसे रखा है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये एम वेक्टर। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में होगे तो थीटा अपने आप 180 डिग्री होगा। मैं आपको पहले तो फोर्स लिख के दिखाता हूं। यूनिफॉर्म फील्ड में एक बार मैग्नेट पे फोर्स हमेशा ही कितना होगा, 0। दूसरी बात, अब मैं टॉर्क लिख के दिखाता हूं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। साइन 0 डिग्री 0, सो हियर द टॉर्क इज 0। यहां टॉर्क होता है एम बी साइन 90, साइन 90 डिग्री इज 1, तो टॉर्क आ गया एम बी। एंड यहां टॉर्क होगा एम बी साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री इज अगेन 0, तो अगेन द टॉर्क इज 0। दो जगह 0 है टॉर्क और एक में नॉन 0, तो इसका मतलब ये एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। इस समय डाइपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, इस समय बी डाइपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, और इस समय कोई इक्विलिब्रियम ही नहीं है क्योंकि टॉर्क नॉन 0 है। देखो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हमेशा रहेगा क्योंकि फोर्स 0 है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो डाइपोल हमेशा ही यूनिफॉर्म फील्ड में क्योंकि फोर्स 0 है, परंतु ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कभी कभार ही रहेगा, या तो थीटा 0 डिग्री पे या थीटा 180 डिग्री पे। ये मैंने आपको दोनों सिखाए। अब इक्विलिब्रियम तीन तरह के होते थे, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, जिनका मतलब हम पीछे जान चुके हैं। देखो यहां से अगर मैं थोड़ा टर्न करूं तो छोड़ते ही एम को बी अपनी तरफ घुमा लेगा, इधर ले जाएंगे तो वापस ले जाएगा क्योंकि टॉर्क की डायरेक्शन ऐसी ही होती है घुमाने के बाद। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये आपका कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। इसमें क्या है, ये इंतजार ही कर रहे हैं कोई आए और इसको थोड़ा रोटेट कर दे, फिर ये भाग जाएगा, क्योंकि जरा भी इधर किया तो टॉर्क फील्ड का ऐसे लगेगा कि वो उसको बी की तरफ ले जाएगा। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये आपका आता है अनस्टेबल में। वो स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मत बोल देना, ये तो इक्विलिब्रियम ही नहीं है, यहाँ तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखने की बात करूं तो इस समय U होता है माइनस एम डॉट बी, डॉट मतलब कोस थीटा, कोस 0 1 माइनस एम बी नेगेटिव, ये तो 0 लेवल ही था, माइनस एम बी कोस 90 यानी कि 0, माइनस एम बी कोस 180 डिग्री, एंड कोस 180 डिग्री इटसेल्फ इज -1, कोस 180 डिग्री इटसेल्फ इज -1, so U is equal to M into B।
तो ये आपके तीनों यू आ गए। यहां मुझे दिख रहा है कि इस वक्त स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले में यू मिनिमम है, यू इज ऑलवेज कंपेयर्ड विद साइन, और यहां पे यू पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। शायद आपको ये तीनों चीजें कंपैरिजन करना आ गया होगा। अब देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं बार मैग्नेट को लेके। एक बार बार मैग्नेट को अनस्टेबल से स्टेबल पोजीशन की तरफ ले जाया जाता है और एक बार स्टेबल से अनस्टेबल। देखो सबसे पहला मैं केस आपको दिखाता हूं, मोशन या यूं कहें रोटेशन ऑफ ए बार मैग्नेट, रोटेशन ऑफ बार मैग्नेट। एक बार मैं ले रहा हूं फ्रॉम अनस्टेबल पोजीशन, फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम इधर है, ये समझिए आप, ये बी था, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड था और आपने अपोजिट डायरेक्शन में ये यूं रखा हुआ था एम, तो ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहां से आपने इसको टर्न करके थोड़ा सा स्लाइटली टर्न, डाइपोल की मैं बात कर रहा हूं बार मैग्नेट की, एंड रिलीज। इसको थोड़ा सा ही टर्न किया और रिलीज किया तो अपने आप घूमते हुए वहां चला जाएगा, ये बी खींच लाएगा अपनी तरफ, घुमा लेगा इसे और एम फाइनली यहां बन जाएगा। लेकिन यहां से निकलते समय इसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। देखो यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ परंतु ये वहां पहुंचते पहुंचते काइनेटिक एनर्जी फाइनल गेन करेगा और वहां तक किसी एनर्जी के साथ पहुंचेगा। इसमें सवाल आता है कि इधर से उधर जाने में कितनी काइनेटिक एनर्जी इसने गेन की। तो आप केवल एक चीज लगा दो, एनर्जी कंजर्वेशन, केवल और केवल एक चीज लगा दो, एनर्जी कंजर्वेशन। चलो आपको एनर्जी कंजर्वेशन नहीं ध्यान आ रहा, आप वर्क एनर्जी थ्योरम बोलो, वो हमेशा वैलिड होती है। अभी पिछले भी टेस्ट में वर्क एनर्जी आ रहा था, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस पे एक ही तो फोर्स लग रहा है, ओनली मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक फोर्स का, क्योंकि आपने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रखी है, तो इस फोर्स का जो वर्क होगा दैट इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपने पढ़ा था किसी भी अगर कहीं पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हुई है इसका मतलब कंजर्वेटिव नेचर है फोर्स का, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है पीई इनिशियल माइनस पीई फाइनल, एंड डेल्टा के ई का मतलब है के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। आप इसको एनर्जी कंजर्वेशन की तरह भी देख सकते हैं कि पीई इनिशियल प्लस के ई इनिशियल, दिस इज इक्वल टू पीई फाइनल प्लस के ई फाइनल। आप इसको इस तरह ही देख सकते हैं। आगे देखिए, पीई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल सिचुएशन ये थी और फाइनल ये थी। स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मैंने बताया कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है तो प्लस एम बी प्लस के इनिशियल, रिलीज किया 0, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस एम बी, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन है, और प्लस के ई फाइनल आपको निकालना है। तो यहां से अगर आप के ई फाइनल की एनर्जी इसने कितनी गेन की वो निकालना चाहें तो वो आ गई 2 टाइम्स एम बी, 2 टाइम्स एम इंटू बी। अच्छा, इसके बाद देखिए दूसरी चीज, रोटेशन ऑफ ए बार मैग्नेट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। रोटेशन ऑफ ए बार मैग्नेट फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसमें देखते हैं क्या कुछ होगा। देखिए बी इधर है, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो डाइपोल था, इसका मतलब वो डाइपोल इधर था। अब अपने आप तो जाएगा नहीं, आप छोड़ भी दोगे तो वापिस आएगा, तो इसे जबरदस्ती पकड़ के ले जाना होगा। मान लीजिए ये तो इनिशियल पोजीशन है और मैं इसे धीरे धीरे यहां तक घुमा लाया, ये मैं बोल रहा हूं कि मैं स्लोली लेके आया हूं, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के लाया हूँ, अपने आप तो फील्ड इधर आने नहीं देगा। तो ऐसे में अब अगर पूछा जाए मुझसे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना है इसको इधर से उधर लाने में, तो फिर से मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम
बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें एक तो फोर्स लगा मैग्नेटिक फोर्स, एक आपने एक्सटर्नल लगाया, अपने आप तो जाने से रहा उधर, और क्योंकि आप स्लोली लेके जा रहे हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका हो जाना है जीरो। क्योंकि आप स्लोली लेके गए तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाना है जीरो। मैग्नेटिक फोर्स के वर्क को आप बोल सकते हैं नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल इज जीरो। सो यू कैन से डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा पीई। डेल्टा पीई मतलब पीई फाइनल माइनस पीई इनिशियल। अब जब आप यहां ले आए, यहां से और उधर ले गए, ये पीई फाइनल, हमें पता है 180 डिग्री जब एंगल होता है तो पीई फाइनल होता है प्लस एमबी, और जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो पी इनिशियल था इसका माइनस एमबी। तो आपको जो वर्क करना पड़ा वो करना पड़ा एमबी माइनस माइनस एमबी, तो यह आपका आया ट्वाइस ऑफ एमबी। एक स्टेज में डाइपोल ने अपने आप, बार मैग्नेट ने अपने आप इतनी एनर्जी गेन की थी, एक स्टेज में आप लेके गए हैं केस में इधर से उधर वापस। ये मैंने आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट का कैसा बिहेवियर होगा वो सिखाया। अब मैं सीपीपी 10 का बचा हुआ पार्ट कंप्लीट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कर लिया था, सेकंड पे हम आएंगे, थर्ड भी बचा हुआ है, फोर्थ हो गया था, फिफ्थ पे आएंगे और सिक्स्थ हो गया था। पहले मैं सेकंड पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, a bar magnet is hung by a cotton thread, a magnetic needle suspended parallel to a magnetic field। मैग्नेटिक निडल का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल, ये बार मैग्नेट, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड था और इसके पैरेलल कोई एक मैग्नेटिक निडल सस्पेंडेड है। बिल्कुल इसके पैरेलल, मतलब मैं ऐसे मान सकता हूं क्योंकि यही स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। रिक्वायर्स इतना वर्क, इस क्वेश्चन में दिया है रिक्वायर्स √3 जूल ऑफ वर्क, मतलब ये डब्ल्यू एक्सटर्नल है स्लोली कुछ करने में, ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री, इसको 60 डिग्री तक टर्न करवाने में, यहां से यहां ले जाने में जो आपको डब्ल्यू एक्सटर्नल लगाना पड़ा, क्वेश्चन में दिया है वो है √3 जूल। तो पूछा है कि वहां मेंटेन करने के लिए, उस जगह मेंटेन करने के लिए आपको कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, मींस एक्सटर्नल का वहां पे टॉर्क पूछा है कि कितना होगा। देखिए हमें m नहीं दिया गया, हमें b नहीं दिया गया। सबसे पहले यहां से यहां ले जाने का w एक्सटर्नल दिया है, तो मैं लिखूं u इनिशियल, जब यहां था तो u इनिशियल था माइनस mb, u फाइनल जब वो 60 डिग्री पे आया तो u फाइनल बना माइनस m इंटू बी इंटू कोस 60 डिग्री, एंड कोस 60 डिग्री आपका होता है 1/2, तो ये आपका हो गया माइनस mb/2। तो अगर आप वही पिछली बार वाली वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं तो उससे निकल के आया था कि W एक्सटर्नल इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। W एक्सटर्नल जो आया था दैट वाज U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो माइनस mb/2 एंड माइनस माइनस प्लस mb। इसका मतलब आपको जो वर्क करना पड़ा दैट वाज mb/2, और वो वर्क √3 था ऐसा यूनिट में, तो √3 वाज mb/2 एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ m इंटू बी, और m इंटू बी की जो वैल्यू होगी इस केस में वो आई 2 इंटू √3। मेरे पास m इंटू बी की वैल्यू आ चुकी है 2 इंटू √3। अब ये पूछता है कि इस जगह इसको रोक के रखने में आपको कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो वही देखो, इस जगह वापस लाने के लिए, m को b की तरफ लाने के लिए एक फील्ड का टॉर्क लग रहा होगा। जितना फील्ड का टॉर्क लग रहा होगा अगर मुझे रोक के रखना है तो उतना ही मुझे एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो आप पहले फील्ड का टॉर्क निकाल लो। जो फील्ड का टॉर्क है उसका फॉर्मूला होता है mb sin थीटा, तो 60 डिग्री पे होगा m इंटू बी इंटू साइन 60। साइन 60 इज 1/2, सो दिस इज mb/2, और mb की वैल्यू है 2 √3, तो 2 √3/2, ये टॉर्क आ रहा है √3। आपको जो लगाना पड़ेगा टॉर्क एक्सटर्नल, उसको रोकने के लिए वो भी इतना ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो रुकेगा ही नहीं, तो वो आया √3। और टॉर्क की यूनिट होती है SI यूनिट न्यूटन मीटर, टॉर्क की SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर। अच्छा, इन्होंने बोला है द एनर्जी रिक्वायर्ड, हम कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था अभी, ये दिस वाज क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स √3 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, तो वहां से मैंने m इंटू बी निकाल लिया। अब ये पूछता है द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन, इसी पोजीशन में निडल को रोक के रखने के लिए
आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, आपको ये बताना था। साइन 60 यहां पे हमने गलती की, साइन 60 1/2 नहीं होता है, सॉरी, साइन 60 √3/2। तो m इंटू बी की वैल्यू तो है 2 √3 एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 गया और ये आपका आया 3। आप ये करेक्ट कर लेना, ये जो बीच में हम एक वैल्यू गलत पुट कर गए थे। तो 3 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर ही जूल होता है, इसलिए इन्होंने ऑप्शन जूल में दे रखे हैं। तो ये आपका आंसर आ गया डी, 3 जूल। ऑप्शन आ गया डी। सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज डी। इसमें दोनों फॉर्मूला यूज हो गए यार इस सवाल में, पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला वर्क के लिए एंड देन टॉर्क का फॉर्मूला, दोनों के दोनों आपके काम है। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इसी सीपीपी का। अब हम लेके चले क्वेश्चन नंबर 3, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए बार मैग्नेट इज हंग बाय ए कॉटन थ्रेड in a uniform horizontal magnetic field and is in equilibrium state। बार मैग्नेट इक्विलिब्रियम स्टेट में है, नॉर्थ साउथ बिल्कुल सेम है। 60 डिग्री से टर्न करने के लिए पिछली बार √3 जूल वर्क किया था, इस बार W वर्क किया है, भाई बिल्कुल ही सेम है। तो जहां √3 था उसकी जगह W आ जाएगा। तो पिछली बार आंसर आया था √3 इंटू √3, तो इस बार आ जाएगा √3 इंटू W। ये मैंने 2 क्वेश्चंस क्यों दिए यहाँ पे, अलग अलग टाइम पे दोनों पीएमटी एग्जाम्स में दोनों सवाल आ चुके हैं, एक बार वो √3 लेके और एक बार सेम क्वेश्चन W लेके, इसीलिए सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, सेकंड और थर्ड। अब बचा है सीपीपी का एक आखिरी सवाल, 5वां सवाल, 6 तो मैं बता ही चुका था। तो उसके लिए मैं आपको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। अभी तक हमने फील्ड को यूनिफॉर्म माना, अभी तक हमने एक्सटर्नल फील्ड को यूनिफॉर्म माना। अब देखिए जो आप एक्सटर्नल बी है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, एक्सटर्नल बी तो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन जो बी की डायरेक्शन है बी कैप वो सेम है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। जैसे इस तरह का फील्ड है, यूं आगे गए थोड़ा बढ़ गया, और आगे गए थोड़ा और बढ़ गया, और आगे गए थोड़ा और बढ़ गया, पूरे इलाके में फील्ड ऐसा है, आगे बढ़ते बढ़ते कम भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन बी की चेंज नहीं हो रही है। ये ऐसे किसी भी केस में जब ये बी बढ़ता रहता है तो सबसे पहली बात एक चीज डिफाइन होती है, फील्ड ग्रेडियंट। फील्ड ग्रेडियंट का मतलब होता है, फील्ड ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बी विद पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ बी, जो भी बी है, विद पोजीशन। अगर वो बढ़ रहा है तो फील्ड ग्रेडियंट पॉजिटिव है, और अगर वो कम हो रहा है तो फील्ड ग्रेडियंट नेगेटिव है। ऐसे किसी भी केस में आपने अगर कोई बार मैग्नेट रख दिया, कहीं भी कोई बार मैग्नेट रख दिया, कहीं भी उसका नॉर्थ पोल हो सकता है, कहीं भी उसका साउथ पोल हो सकता है, और ये उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा जिसको हम m से डिनोट करते आए हैं इस डायरेक्शन में। तो ऐसे किसी भी केस में जहां ऐसा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है जो मैग्नीट्यूड चेंज होता जा रहा है लेकिन डायरेक्शन सेम है, एक डाइपोल पे लगने वाला जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ऐसे केस में होता है P इंटू मोड ऑफ फील्ड ग्रेडियंट। मोड का मतलब यह है वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। और मैग्नेट के केस में होता है M, P की जगह M इंटू फील्ड ग्रेडियंट, P की जगह M इंटू फील्ड ग्रेडियंट। अब इस बात को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 5, इसी सीपीपी नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 5। अब वो हम देखते हैं, सीपीपी नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं क्या होगा। इसका आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, सीपीपी नंबर 10। मैं अभी ग्रेविटेशन की कोई क्लास ले नहीं पाया हूं, थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम है मेरे पास अभी, क्योंकि वो डाटा कंप्लीट हो गया था और वो अपग्रेड हो नहीं पाया। इस वजह से मैं अभी दिन में एक ही क्लास 10th की ले रहा हूँ, एंड दैट इज ओनली ऑन मैग्नेटिज्म। कल संडे है, अभी तो आज मॉर्निंग का ही टाइम है, ये शाम तक अपलोड हो पाएगा ये मुश्किल से। मेरी स्पीड बहुत कम है नेट की, यहाँ पे अभी बहुत ही ज्यादा कम आ रही है पिछले 1 दिन से 2 दिन से, तो शाम तक ही अपलोड हो पाएगा। कल संडे है, मैं 11th 12th की क्लास तो कल लूंगा नहीं, तो कल का दिन आप ही के लिए होगा, 10th के लिए। जो कुछ डाउट्स इकट्ठे हुए हैं पिछले 2-3 दिन से मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूं,
मैं वीडियो लेक्चर बना के रिप्लाई करना चाह रहा था बट वो अपलोड अभी नहीं हो पा रहे हैं, मतलब बने भी नहीं इसलिए क्योंकि पुराने अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन कल संडे केवल आपकी क्लास के लिए रहेगा, तो आपके सारे डाउट्स जो भी होंगे कल ले लिए जाएंगे। देखिए अभी ये देखिए, और आज अभी तो मॉर्निंग टाइम है लेकिन शाम तक ही अपलोड हो जाएगा। आप ये सीपीपी भी अपना कंप्लीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट। मैग्नेटिक फील्ड पूरे इलाके में जेड डायरेक्शन में। सपोज मैंने कहा कि दिस इज द जेड एक्सिस, तो डायरेक्शन कांस्टेंट होगी है जेड डायरेक्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। लगातार बढ़ता जा रहा है, इधर आप आगे जाओगे फील्ड बढ़ता जा रहा है। किस रेट से? 10⁵ टेस्ला पर मीटर। मतलब आपको फील्ड ग्रेडियंट दे दिया, आपको ना फील्ड ग्रेडियंट दे दिया इन्होंने 10⁵ टेस्ला पर मीटर, ये दिया है। कैलकुलेट द फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए सिस्टम हैविंग ए टोटल मैग्नेटिक मोमेंट 10⁻10 एम्पियर मीटर स्क्वायर इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। 10⁻7 एम्पियर मीटर स्क्वायर इन द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। देखिए एक डाइपोल रखा है, यूं रखा है डाइपोल, नेगेटिव जेड डायरेक्शन, मतलब इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। और उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है क्वेश्चन में दिया गया है 10⁻7 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 10⁻7 एम्पियर मीटर स्क्वायर। उस क्वेश्चन में एम्पियर और मीटर स्क्वायर के बीच में गैप नहीं दिख रहा है, लेकिन गैप होगा। दो अलग अलग यूनिट्स के बीच में हमेशा गैप होता है, नहीं तो वो सफिक्स वगैरह बन जाते हैं, प्रीफिक्स वगैरह बन जाते हैं, लेकिन ये है। तो आपको ये बताना है कि इस पे कितना फोर्स होगा और कितना टॉर्क होगा। फोर्स या टॉर्क देखने के लिए आपको इन पे ना फोर्सेस देखने होंगे। फोर्सेस देखिए, दिस इज इक्विवेलेंट टू, नॉर्थ पोल इज इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है फील्ड की डायरेक्शन में। फील्ड आगे है तो नॉर्थ पोल पे फोर्स आगे लगेगा F1। साउथ पोल पीछे वाला, दैट इज इक्विवेलेंट टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। अब फील्ड आगे तो फोर्स पीछे, लेकिन फील्ड स्ट्रॉन्ग है, यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो फोर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग लगेगा साउथ पोल पे। नॉर्थ पोल पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स, साउथ पोल पे फील्ड से अपोजिट। जहां फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप देखो नेट फोर्स किधर आ रहा है, F2 बड़ा है F1 छोटा है। तो सबसे पहली बात F कैप डायरेक्शन आ गई नेगेटिव जेड डायरेक्शन, नेट फोर्स आया नेगेटिव जेड डायरेक्शन। आप इसे -K कैप भी बोल सकते हैं। अब ये ऐसा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है जहां फील्ड की डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड विद पोजीशन चेंज हो रहा है। तो एक फील्ड ग्रेडियंट आपको दे दिया कि हर 1 मीटर चलने पे फील्ड इतना बढ़ जाता है 10⁻5 टेस्ला। तो ऐसे केस में जो फोर्स ऑन द डाइपोल का फॉर्मूला है दैट इज m, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इनटू फील्ड ग्रेडियंट। पॉजिटिव वैल्यू उसकी लेनी है 10⁵। भाई पॉजिटिव का मतलब अगर यहाँ यूं लिखा होता क्वेश्चन में कि डिक्रीज कर रहा है फील्ड आगे, तो भी हम 10⁵ ही लेते, चाहे वो डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो। तो ये आंसर आया 10⁻², और ऐसा यूनिट में चल रहा है तो न्यूटन। फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, फोर्स की डायरेक्शन आ गई कि फोर्स नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है और 10⁻² का है। तो ऐसा तो एक ही ऑप्शन है बी, ऐसा तो एक ही ऑप्शन है बी, उसी से आंसर मिल गया। लेकिन मैं टॉर्क भी समझा देता हूँ कि ब्लू कलर की एक मैग्नेट है, ब्लू कलर का एक मैग्नेट है, उस पर 2 धक्के लग रहे हैं, ग्रीन कलर से दिखा रखे हैं। एक इधर देखो ब्लू कलर वाला मैग्नेट, उस पर एक इधर फोर्स लग रहा है और एक इधर से बड़ा, तो ये चल जरूर सकता है। परंतु इस तरह अगर आप किसी रोड पे 2 फोर्स लगाओगे, इस तरह किसी 2 फोर्स लगाओगे, घुमा नहीं देगी इसको। हाँ किसी एंगल पे लगते तो जरूर घूमता, किसी एंगल पे लगते तो जरूर घूमता, लेकिन फिलहाल तो कितना ही जोर लगा लो ये रोड घूम ही नहीं सकते, मैग्नेट घूम ही नहीं सकता, इसलिए नेट टॉर्क होगा 0। तो आपका आंसर आ गया बी। तो कुल मिला के इस सीपीपी के जो 6 आपके आंसर्स बने हैं, मैं लास्ट में वो लिख देता हूं ताकि आप एक बार ये बार मैग्नेट वाला फोर्स, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क निकालना, ये सब क्लियर कर चुके हैं, कर लें। सीपीपी नंबर 10, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड का है डी, थर्ड का भी डी। ये दोनों सवाल सेम ही थे, अलग अलग टाइम पे नीट एग्जाम में आए थे, इसलिए मैंने दोनों यहाँ डाल दिए। फोर्थ का बी, फिफ्थ का बी एंड सिक्स्थ का सी, ये आपके आंसर्स हैं। तो मुझे लगता है हमने अभी मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया है और आपको बार मैग्नेट समझ में आ गया होगा कि बार मैग्नेट क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अब अगली क्लास में आपकी कल ले पाऊंगा और कल ग्रेविटेशन और इनसे रिलेटेड डाउट्स भी लेंगे। और ये वीडियो आज रिकॉर्ड तो अभी हो गया, लेकिन ये शाम तक अपलोड हो पाएगा, शाम तक भी हो जाए तब की बात है।
थोड़ा सा नेट कनेक्टिविटी में दिक्कत है मेरे पास अभी, स्पीड में। बाकी ये 2-3 दिन की ही दिक्कत है, उसके बाद 1 तारीख से दोबारा नया मंथ स्टार्ट होने से ठीक हो जाएगा। आप पढ़िए लेकिन तब तक ये चीजें, ठीक है। और अपने डाउट्स भेज देना, मैं कल आपके डाउट्स ही क्लियर कर रहा हूँ। थैंक यू।